हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट बेसिक टर्म्स यूज़ होती है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। जैसे कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने डेटा वर्ड यूज़ किया था, तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में उसका सबसे पहले यूज़ हुआ है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा। डेटा या डाटा, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब डेटा किसको बोला जाएगा? दोस्तों देखिए, कोई भी ऐसी टर्म जिसको हम बोल सकते हैं जो अनप्रोसेस्ड हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ 3, 5, 8 एक्स वाई, ये क्या है? हमें इन वर्ड से कुछ पता नहीं चलता। एक्स से मुझे पता नहीं चलता एक्स क्या हो सकता है, माइनस से पता नहीं चल सकता। तो ये सब जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं उनको हम डेटा बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। सो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। अब दोस्तों एक तो डेफिनेशन ये हो गई इसकी, या अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रह रहा है तो हम इसको और करके एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसकी, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको प्रोसेस ना किया गया हो, एनीथिंग विदाउट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डेटा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एग्जाम्पल हम जैसे अभी मैंने बात किया -x t 9 पाई, ये कुछ भी, ये सब क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि इनको देख के हमें कुछ पता नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड डेटा। अब बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन की। अगर डेटा ये है तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? तो सेकंड टॉपिक हमारा बनता है इंफॉर्मेशन। जब दोस्तों इस डेटा या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम प्रोसेस कर देते हैं, या इन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में से हम मीनिंगफुल फॉर्म निकाल लेते हैं, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। सो हम इसको लिखेंगे इंफॉर्मेशन व्हेन डेटा, और ये डेटा कौन सा हो सकता है अपना, जो हमने लिया था रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, तब उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। सो व्हेन डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर अरेंज्ड, या हम बोल सकते हैं इसको रिप्रेजेंट in meaningful form, then it is called information। या इसको एक और करके भी लिख सकते हो, जो हमने सेकंड यहाँ पर लिखा था इसको, कि जब हमने बात की थी कोई चीज़ विदाउट प्रोसेसिंग डेटा होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनीथिंग आफ्टर प्रोसेसिंग is anything after processing in useful and meaningful full form of data is called information।
ये हो जाते हैं इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अगर हम बोलें कि एक्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, ये अपने आप में क्या है, एक पूरा इससे मीनिंग बन रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन। या अगर आप बात कर सकते हैं +25 डिग्री सेल्सियस, ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, बट अगर मैं प्लस लिख देता हूँ तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। या 900 किलोमीटर, ये अपने आप में इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन है और डेटा में दोनों में डिफरेंस। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे। तो हमने इन दो चीज़ों के बारे में जान लिया कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। उसके बाद दोस्तों जो और चीज़ें आती हैं, अब हम थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। तो हम बात करते हैं अब हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर, तो दोस्तों इसके नाम में सबसे पहले ही हार्ड लगा हुआ है। दैट मीन्स ऐसी कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी फिजिकल कंपोनेंट, या हम बोल सकते हैं किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाता है। तो हम बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट लिख सकते हैं इसको, ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। और दोस्तों एक इसकी डेफिनेशन और बन जाती है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि किसी जिस भी चीज को टच किया जा सकता है, दैट इज हार्डवेयर। सो एनीथिंग that can be touched and feel, yeah, touching anything that can be touched are called hardware। एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, अगर हम कंप्यूटर में ही बात कर लें तो कीबोर्ड हमें पता है, सामने कीबोर्ड है, हम उसके बटन प्रेस करते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मॉनिटर ना देके VDU दे देते हैं वो। तो ये, या रैम हम बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आती है। अब अगर बात कर लें हम सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर देखिए हार्ड था, मीन्स फिजिकली टच किया जा सकता था। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट है, मीन्स हम उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे हमने लिखा था फिजिकल कंपोनेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर की दो डेफिनेशन होती है। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, देन मैं अंडरस्टैंडेबल लाइन आपको लिखवा दूंगा जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं इसको। कोई भी, ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, और ये बहुत बार जो HSSC के एग्जाम है उसमें पूछी भी गई है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या इसको ले सकते हैं और इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों जब हमने हार्डवेयर के बारे में बात की थी तो हमने ये लिखा था कि जिसको टच किया जा सकता है दैट इज हार्डवेयर। लेकिन अब सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम चलता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि आपको माई कंप्यूटर का आइकन दिखाई देता है, वहाँ पे आप उसे इंटरनली टच नहीं कर सकते। टच सिर्फ आप हार्डवेयर यानी मॉनिटर तक कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, या इसको और करके लिख सकते हैं, एनीथिंग
that cannot be touched by hands are called सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों इसका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस आप चलाते हैं, MS ऑफिस। इसके अलावा अगर आप वीडियो वगैरह प्ले करते होंगे तो मीडिया प्लेयर भी आएगा इसमें। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ से हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। एक और बात कही जाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, अगर मैं ह्यूमन से रिलेट करूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो एग्जाम्पल है हार्डवेयर का, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का। क्योंकि आत्मा को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हैंड्स जो हैं वो फिजिकल कंपोनेंट है, यानी कि उनको टच किया जा सकता है। इस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में बात चल रही है, तो हम इसकी साइकिल के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। अब हम पढ़ेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में। आईपीओ साइकिल दोस्तों, आईपीओ साइकिल जैसे इसके नाम पे लिखा है आईपीओ, यहाँ पे तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है। आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। अब यहाँ पे आईपीओ साइकिल का मीनिंग यही है। अब एक्चुअल में कंप्यूटर सिर्फ इन तीन बेसिक फंक्शंस पे ही काम करता है। जैसे कि आपको कोई भी काम करवाना है, आप उसे इनपुट देंगे, देन वो इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और फाइनली हमें आउटपुट दे देगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आईपीओ साइकिल। अब हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि एक्चुअल में जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि कंप्यूटर पूरा कंसिस्ट होता है, यानी बना हुआ होता है। तो हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन कंप्यूटर में देखिए दोस्तों क्या होगा, अभी मैंने बताया आईपीओ साइकिल, तो इसमें एक इनपुट यूनिट होती है। जैसे ही इनपुट यूनिट से इनपुट दे दिया जाता है वो चला जाता है सीपीयू के पास में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पे मेमोरी, ये मेमोरी यूनिट होती है। और यहां पर होती है आउटपुट यूनिट। अब देखिए दोस्तों कुछ समझते हैं। यहाँ पे इनपुट यूनिट का मतलब कि जिस भी कंपोनेंट के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो सब इंक्लूड हो जाएगी इनपुट यूनिट के अंदर। मैंने एरो लगाया दोस्तों, देखिए एरो मैं आपके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। एरो तीन तरह की होती है, सिंगल एरो, डबल साइडेड हाफ एरो और एक आधी एरो। तो दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा डीप हम ये पढ़ते हैं। इसका मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन वन वे है, यहाँ से डाटा इधर ही जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे ये लगाया, इसका मतलब यही है दोस्तों कि इनपुट यूनिट से सीपीयू को ही डाटा जाएगा, सीपीयू से इनपुट यूनिट को कोई डाटा नहीं जाएगा। तो ये वन साइडेड है। लेकिन यहाँ पे अगर मेमोरी की बात की जाए तो मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ करता हूँ, ये। इसका मतलब दोस्तों इस एरो का मतलब
जो सीपीयू है वो मेमोरी को डाटा प्रोवाइड भी करता है और मेमोरी से डाटा वापस रिटेन भी करता है। और यहाँ पर बात आ गई दोस्तों आउटपुट की, तो सीपीयू आउटपुट यूनिट को आउटपुट देता है, तो यहाँ से एग्जिट हो रहा है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब बात कर लेते हैं सीपीयू। सीपीयू के अंदर सीपीयू को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं एएलयू यूनिट में, सीयू कंट्रोल यूनिट, और फाइनली यहाँ पर होते हैं रजिस्टर्स। यहाँ पे ये रजिस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों अब एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स होते हैं अलग अलग डेटा को जब सीपीयू काम करता है उसके ऊपर तो टेम्परेरी अपने पास डाटा स्टोर करके रखता है रजिस्टर्स में, और इन सबको मिला के बन जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट जहाँ पे हम डेटा को फाइनली स्टोर करते हैं वो मेमोरी यूनिट के अंदर आ जाता है, और ये आउटपुट। तो दोस्तों ये फंक्शन कंपोनेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू, रजिस्टर्स, इन सबको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं हम लोग कि कौन सी यूनिट कैसी है और क्या है। जब भी आप इसको पढ़ें तो इस जो डायग्राम है इसको आप अपने ध्यान में जरूर रखिए, इसको सामने रख के ही पढ़े दोस्तों। तो हमने आईपीयू साइकिल पढ़ ली है यहाँ पे, ये ब्लॉक डायग्राम था, अगर आप समझ गए हैं तो। अब बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो हमने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ा। नाउ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, अब दोस्तों इनपुट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे कोई भी कंपोनेंट के थ्रू जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसे समझाते हैं, तो वो इनपुट होता है। तो इनपुट यूनिट क्या बन जाएगी, जो जो कंपोनेंट यूज होते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। सो इनपुट यूनिट्स जो है दोस्तों वो कंसिस्ट होती है इनपुट डिवाइसेस से। सो इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट कंसिस्ट होती है इनपुट डिवाइसेस, और जो कहाँ पे कनेक्ट होती है, जो कनेक्ट होती है कंप्यूटर से। सो इसको आगे हम लिख सकते हैं इनपुट, इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड to the computer। that are connected to the computer। और इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट लेना, एंड इट टेक्स इनपुट, और ये क्या करती है, इनपुट लेती है एंड कन्वर्ट it into binary language। तो दोस्तों ये होती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, ये कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होता है इनपुट डिवाइसेस उससे कनेक्ट होती है। दूसरी चीज, इसका मेजर रोल यही होता है कि इसने इनपुट लेना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बता दूं आपको, बाइनरी का मतलब यहाँ पे होता है, बाय का मतलब होता है 2, यानी कि जिसकी पावर 2 हो, यानी कि ये समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज को, इसे ही बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसको भी हम नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये है हमारे इनपुट यूनिट। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों। इसके स्कैनर के अलावा
ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे इनपुट यूनिट के। जो इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे इनपुट यूनिट्स के, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ इनपुट आउटपुट यूनिट्स के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर मैं आपको डिटेल में इनकी स्टडी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इनपुट यूनिट यहाँ पर हमारी कवर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट पर। आउटपुट यूनिट, तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा आउटपुट यूनिट जो है, जैसे इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस से कंसिस्ट होती है, ठीक आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को जो प्रोसेस डेटा होता है कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही करता है दोस्तों। that are connected to the computer and, और जैसे इनका काम था दोस्तों इनपुट को कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज में, यहां इसका उल्टा है, एंड कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज टू। अब दोस्तों ये बाइनरी लैंग्वेज को किसमें, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये काम होता है दोस्तों आउटपुट यूनिट का। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे वीडीयू या मॉनिटर, दोस्तों एक ही बात है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, स्पीकर, इसमें आप माइक भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माइक इनपुट के लिए होता है, स्पीकर आउटपुट के लिए होता है। अब इसके टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होती है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो होता है उससे हम वीडियो गेम या वगैरह सब देख सकते हैं। तो टच स्क्रीन जो है एग्जांपल है इनपुट और आउटपुट दोनों का। प्रिंटर एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये एग्जांपल हो जाएंगे आउटपुट यूनिट के। अब हमने दो चीज समझ ली, इनपुट यूनिट समझ ली, आउटपुट यूनिट समझ ली। अब दोस्तों हम चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को समझते हैं। सीपीयू क्या चीज है, फिर उसके बाद आप डायग्राम को देखिएगा, फिर आप खुद समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आप समझ पा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर देंगे। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू, तो दोस्तों फर्स्ट सीपीयू के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता ही दूं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला सीपीयू, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड सीपीयू, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो इसे माइक्रो प्रोसेसर भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, जहां भी ये वर्ड आ जाए मीनिंग एक ही होता है।
अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, मैंने आपको अभी बताया, जो सीपीयू होता है वो कंसिस्ट होता है 2 यूनिट से, ALU एंड CU। अब यहाँ पे भी अगर इसको अलग कर दिया जाए तो दोस्तों A अलग हो जाएगा और LU अलग हो जाएगा। A फॉर अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब इसका काम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये काम करना है। देन आता है लॉजिकल यूनिट, ये अर्थमेटिकल यूनिट होगी, ये लॉजिकल यूनिट होगी। लॉजिकल का मतलब कंपेयर करना, कौन सा डाटा बड़ा है कौन सा छोटा है, दो चीज में कंपैरिजन। सो बिटवीन टू थिंग्स। दोस्तों जब कंपैरिजन करने का काम आता है, लॉजिक लगाने का काम आता है, वहां पे लॉजिकल यूनिट। ये आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका काम होता है दोस्तों सभी जो कंप्यूटर जो चल रहा है उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सीपीयू मैं आपको बता चुका हूं, सीपीयू के बारे में इतना ही इनफ है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक के बारे में। तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि अर्थमेटिक जो यूनिट है अर्थमेटिक यूनिट, ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसको परफॉर्म करती है। सो इट परफॉर्म्स all the arithmetic functions like addition, subtraction, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ दोस्तों ये अर्थमेटिक का काम सिर्फ यही काम करना है, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। तो ये काम होता है दोस्तों अर्थमेटिकल यूनिट का। अब हम बात करते हैं लॉजिकल यूनिट की। लॉजिकल यूनिट जैसा कि हमने बात किया, इसका काम दोस्तों कंपैरिजन करना है बिटवीन डिफरेंट डेटा या टू टाइप्स ऑफ डेटा। इसको लिख सकते हैं इट कंपेयर बिटवीन डेटा दैट लाइक which is greater और smaller। तो इसको आप इतना ही समझ सकते हैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे कि लॉजिकल यूनिट क्या होती है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है। इसका काम सिर्फ कंपैरिजन करना होता है बिटवीन डेटा, और अर्थमेटिक का काम क्या होता है, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब हमने 2 यूनिट इसकी पढ़ चुके हैं हम। अब लास्ट यूनिट बचती है हमारी कंट्रोल यूनिट। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसका काम क्या करना है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना है डाटा फ्लो के बीच में। सो इसको हम लिख सकते हैं इट कंट्रोल द डाटा फ्लो। अब डाटा फ्लो को कंट्रोल करती है कहां पे, इन एंड
आउट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो डाटा आ रहा है और जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम दोस्तों इसका होता है, हमारी कंट्रोल यूनिट का। यानी कि यही डिसाइड करती है कि किस तरफ से जो डाटा है वो आएगा और कैसे जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमने अभी इससे पहले यूनिट्स पढ़ी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। सो इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट है उसके जो ऑपरेशंस हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम दोस्तों कंट्रोल यूनिट का ही होता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी रजिस्टर के बारे में। मेमोरी रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर्स। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो सीपीयू होता है उसके अंदर काफ़ी रजिस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दोस्तों टेम्परेरी डाटा को होल्ड करना। तो पहला तो इसका यही हो गया कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी यूनिट के तौर पे काम करते हैं। सो इसको लिख सकते हैं हम, दीज आर द टेम्परेरी units of registers in CPU। CPU के अंदर टेम्परेरी रजिस्टर्स यूनिट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसका काम टेम्परेरी डाटा को होल्ड करना है। कब? जब मान लो CPU जो है हमारा प्रोसेसर है उस डेटा पर काम कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, इन बिटवीन वो डेटा को होल्ड करने के काम करते हैं ये रजिस्टर्स। देन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अब ये इनका काम क्या कर, ये जैसे अभी मैंने बताया जब प्रोसेसिंग चल रही है उस टाइम डेटा को होल्ड करते हैं। तो यानी कि ये क्या करते हैं, डेटा जो और इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है उसको होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट। सो दीज होल्ड द डेटा या इंफॉर्मेशन, these hold the data or the information during the processing के टाइम पे दोस्तों ये डेटा को होल्ड करते हैं। अब अगर इनके साइज की बात करें तो ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। दे कैन बी डिफरेंट साइजेस। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारे मेमोरी रजिस्टर्स। अब बात करते हैं दोस्तों मेमोरी के बारे में। हम 3 चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और फिर आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मेमोरी के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी, अब दोस्तों मेमोरी के बहुत से नाम होते हैं। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इंटरनल मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके जो हम पढ़ेंगे, मेमोरी 2 तरह की होती है दोस्तों, इंटरनल
सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी का एक और नाम है, यानी कि इसको हम और नाम से भी बोल सकते हैं, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। एक नाम और भी है इसका दोस्तों, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी। तो दोस्तों कहीं भी इंटरनल मेमोरी आ जाए, प्राइमरी मेमोरी आ जाए, वोलेटाइल मेमोरी आ जाए या टेम्परेरी मेमोरी आ जाए, उसका मीनिंग एक ही बनता है। अब यहां पर बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्योंकि ये वोलेटाइल है, ये इसकी अपोजिट होती है, मींस नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट होती है। परमानेंट मेमोरी। तो दोस्तों ये दो तरह की है मेमोरी। चाहे अगर बात करें आपसे इंटरनल मेमोरी के बारे में, तो वो इंटरनल ना बोल के प्राइमरी मेमोरी बोल सकता है, वो भी ना बोलते वोलेटाइल मेमोरी बोल सकता है, वो भी ना बोलते टेम्परेरी मेमोरी बोल सकता है। ठीक इसी तरह अगर वो एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करें तो वो सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल सकता है और परमानेंट मेमोरी भी बोल सकता है। तो मीनिंग इनका एक ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेमोरी क्या है, हम उसके बाद आएंगे कि टाइप्स कैसे हैं। हम पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी, तो दोस्तों जो मेमोरी है ये सीपीयू के साथ अटैच होती है टू स्टोर द डेटा। सो इट इज अटैच्ड टू द सीपीयू फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी अटैच्ड होती है हमारे सीपीयू के साथ में, उसको बोला जाता है मेमोरी। और इसका काम, और ये कब होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। सो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। तो दोस्तों टाइम ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, यानी कि सीपीयू के बारे में बात करें, वहां पर यूज होती है इंटरनल मेमोरी। इनके टाइप्स ऑफ मेमोरी है दोस्तों बहुत, ये तो एक इन्हीं को बोला था, लेकिन अलग अलग मेमोरी यूज होती है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे मेमोरी किस चीज को बोला जाता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है एंड ऑल अदर थिंग्स। तो अब मेमोरी के बारे में हम समझ चुके हैं कि मेमोरी क्या होती है। अब दोस्तों मैं अगर सिर्फ इसी लाइन के ऊपर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बता देता हूँ कि जिस टाइम तक सीपीयू के अंदर डाटा रहता है वो होता है इंटरनल मेमोरी के अंदर। इसको समझ सकते हैं हम, प्रोसेसिंग टाइम डेटा, जब प्रोसेसिंग चल रही होती है डाटा तब होता है हमारा इंटरनल मेमोरी के अंदर। लेकिन जैसे ही डाटा प्रोसेस हो जाता है वो चला जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग ये चला जाता है सेकेंडरी, या जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी। अगर एग्जाम्पल भी आप चाहते हैं तो इस टाइम होता है रैम के अंदर डाटा, और उस टाइम आ जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो ये मेमोरी प्रोसेसिंग के टाइम पे रहती है इंटरनल मेमोरी के अंदर,
डेटा और आफ्टर प्रोसेसिंग चला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये था दोस्तों मेमोरी के बारे में। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि हम दो टाइप की मेमोरी क्यों यूज कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जब सीपीयू का काम लगातार प्रोसेस करना होता है, अगर सारा का सारा डेटा इंटरनल मेमोरी पे आके स्टोर हो जाएगा तो उसे नए प्रोसेस के लिए स्टोरेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो हमारा सीपीयू है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वो इंटेलिजेंट होता है। जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी वो डेटा को आगे ट्रांसफर कर देता है ताकि पीछे आने वाली प्रोसेस के लिए स्पेस अवेलेबल किया जा सके। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मेमोरी हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। एक एग्जांपल मैं आपको प्राइमरी मेमोरी का दे ही चुका हूं, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले इसके थोड़े नाम के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हम इंटरनल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो रैम का मतलब हो गया दोस्तों रैंडम एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब यहां पर हो गया दोस्तों पहुंच से। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा एक बिस्किट का पैकेट जो होता है, जब हम उसको रैपर से ओपन कर लेते हैं यहां से ऊपर की साइड, तो दोस्तों जब तक हम फर्स्ट वाला बिस्किट नहीं निकालेंगे उससे नेक्स्ट वाला नहीं निकाल सकते। ठीक, जब तक दो नहीं निकालेंगे तीसरा वाला नहीं निकाल सकते। यहां पर क्या हो गया, लोकेशन की बाउंडेशन हो गई उस पर कि जब तक ये चीज नहीं निकलेगी वो यहां तक नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों जो रैम होती है वो हमारी ऐसी नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं एक रोड है और वहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो आपको जाने, अगर आपको यहाँ इस घर में जाना है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों इसके नाम ऐसा रखा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि मेमोरी को किसी भी रैंडम लोकेशन से ये एक्सेस कर सकता है। और ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी का, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। तो हम अब पढ़ने वाले हैं इंटरनल मेमोरी को। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों इंटरनल मेमोरी जो होती है ये डाटा को स्टोर तभी तक कर पाती है जब तक कि पावर ऑन रहती है, यानी कि ये पावर डिपेंडेबल मेमोरी होती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, it is या it stores data only when the power is on and after power of data is erased permanently। यानी कि इंटरनल मेमोरी डेटा को स्टोर तब तक ही रख पाती है जब तक कि पावर ऑन रहती है, और जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है डाटा सारा इरेज्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब आप मान लीजिए एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड पे, एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे थे लेटर वगैरह और एकदम से लाइट चली गई, आपका पीसी ऑफ हो गया। जैसे आप उसको ऑन करते हो तो आपको उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम तक वो डाटा कहाँ पर होता है, रैम के अंदर होता है। जब आप इसमें सेव कर देंगे कंट्रोल एस, तब जाके वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में जाके सेव होगा, अदरवाइज वो प्राइमरी मेमोरी तक ही सीमित रहता है, इसलिए वो डाटा सारा डिलीट हो जाता है दोस्तों। तो प्राइमरी, अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, तो वो रैम ही होता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के बारे में या परमानेंट मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है इसका, या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको हम बोल सकते हैं।
सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी थी वो डेटा सिर्फ पावर ऑन रहने तक ही होल्ड करती थी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी या जिसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, इवन जब पावर ऑफ हो तब भी। सो इट स्टोर डेटा even after the power is off, and it store data permanently दोस्तों परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं इसलिए, और इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, सॉरी हाँ, इट ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इट ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल दोस्तों इसके हो जाएंगे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम या सीडी रोम, सीडी आप लिख सकते हो, सीडी, डीवीडी। ये कुछ एग्जाम्पल है परमानेंट या फ्लॉपी। फ्लॉपी आजकल तो आप नहीं देखते होंगे क्योंकि पहले चलती थी फ्लॉपी ड्राइव। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा हार्ड डिस्क एक नई टाइप के आने लगी है जिसे एसएसडी बोलते हैं दोस्तों, सॉलिड स्टेट डिवाइस। और दोस्तों ये हार्ड डिस्क के ज़्यादा स्पीड से काम करती है और डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा फास्ट रेट से एसएसडी में होता है आजकल, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा इनको यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपने अगर इनको नोट नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए।